Dr. Major Singh is an associate professor having 31 years of teaching experience, teaching, administrative and research experience. His area of research interest is agriculture, cooperative and marketing sector. His 27 research papers have been published in various reputed journals. He has attended and presented research papers in 30 national and international conferences. He is very effective communicator and delivered 25 live effective lectures on EduSet, TV, radio, and YouTube on the topic effective presentation. He is working particularly for the development of subsistence level farmers and aware the public about gender inequality, drugs, and dowry. He had been a program officer of 2000 NSS volunteers for 5 years and took initiative for society, including safeguards of environment, adult education, blood donation, tree plantation, female foeticide, road safety, and moral education. He had been awarded as Best Citizen of India Award 2011 and Best Services Award 2015. He is fluent in Hindi, English, and Punjabi language. He visited abroad, Australia, and USA. So now that we are going to enlighten ourselves with the views of Dr. Major Singh. धन्यवाद नैन्सी जी। मैं सबसे पहले जो है बधाई देना चाहूँगा BAR जनता कॉलेज कॉल के ओजस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री के सिंह जी को। मैं बधाई देना चाहूँगा इस कॉलेज की प्रबंध समिति के को, और मैं बधाई देना चाहूँगा इस कॉलेज के ऋषियों जैसे स्वभाव वाले और ऋषि वाली प्रवृत्ति वाले कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ऋषिपाल जी को, मैडम, और मैं बधाई देना चाहूँगा इस कॉलेज के विद्यार्थी और हमारे DAV कॉलेज में भी विद्यार्थियों के प्रेरणा के स्रोत इस सेमिनार की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैडम प्रेरणा गोयल को, और इसके साथ साथ जो है इस जो सेमिनार है, इस सेमिनार की सारी जो ऑर्गेनाइजिंग समिति है, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसे विषय का चुनाव किया है जो विषय आज युवाओं के लिए अत्यंत अनिवार्य है। और हमारे विजनरी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस तरह के विषय के बारे में जो इम्प्लीमेंटेशन की गई है उसमें हम एक आहुति डाल रहे हैं, उस यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी भी हूं और बधाई भी देता हूं। साथ साथ मैं डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन श्री अजीत बालाजी जोशी जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उनके जो है दिशा निर्देश और उनके सहयोग से जो है ये कार्यक्रम संभव हुआ है। इसके साथ साथ जो है मैं आप सबको धन्यवाद करने के उपरांत मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूं, आपने जो विषय रखा है सेल्फ रिलायंट इंडिया जॉब सीकर्स टू जॉब प्रोवाइडर, बहुत माकूल विषय जो है आपने रखा है। इस माकूल विषय के बारे में मेरे से जो पहले प्रवक्ता जो प्रोफेसर और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अध्यक्षका रह चुकी मैडम डॉक्टर नीलम ढांडा जी बोल करके गए हैं, मेरा ख्याल शायद ही कोई ऐसा एस्पेक्ट होगा जिसको मैडम नीलम ढांडा जी ने छोड़ा हो, जहां मेरे लिए बोलने के कोई शब्द छोड़े। ऐसे वक्ता हैं जब वो जहां बोल जाते हैं, ऐसी कहावत है कि जहां मैडम नीलम ढांडा पहले बोल गए, समझ लो कि बाद वाले जो वक्ता हैं उनको बोलने के लिए कोई शब्द बचता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मैडम नीलम ढांडा से प्रेरणा लेते हुए और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं इस विषय पर बोलने जा रहा हूं। जो विषय आप लोगों ने बहुत ही एक जो कोविड-19 का एक पैंडेमिक जो एक महामारी चल रही है, इसमें एक ऐसे विषय का, और एक बात मैं और बताना चाहूंगा श्रोताओं को कि इस सेल्फ रिलायंट इंडिया में जो अहम भूमिका निभा रहे हैं वो MSME निभा रहे हैं। उस सेल्फ रिलायंट में जो MSME स्कीम ने जो हमें वो 31 अक्टूबर 2020 है, तो मेरा ख्याल लिहाजा थोड़े से दिन और बचे हैं, अगर किसी आदमी ने उसका फायदा उठाना है तो ये बहुत एक वक्त पर जो है आपने अपना सेमिनार रखा है। तो इसमें जो है मैं आप लोगों को मैंने अपने विषय को जो है 3 भागों में बांटा है। हम सेल्फ रिलायंट कैसे हो सकते हैं,
पहली बात तो मैं सेल्फ रिलायंट का एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि सेल्फ रिलायंट की वक़्त क्या है। सेल्फ रिलायंट अपने आप में क्या कितना गौरवान्वित महसूस करता है। दो दोस्त एक कॉलेज में पढ़े, एक स्कूल में पढ़े, अच्छे इंस्टीट्यूशन से उन्होंने एजुकेशन ली, एक एमएनसी कंपनी में डायरेक्टर लग गया, वो लगभग 2 लाख रुपए के करीब कमाता था, और दूसरा दोस्त उसको कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, वो उसी एमएनसी के सामने उसने ब्रेड पकौड़े बेचने शुरू कर दिए, और उसके ब्रेड इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए वहां की लोग बड़ी दूर दूर से आकर के उसके ब्रेड लेने के लिए आते थे। एक दिन जो उसका दोस्त डायरेक्टर लगा है उस कंपनी में, वो उसके पास बैठा, उसने कहा आप उस टाइम नौकरी नहीं ले पाए, मैं इस नौकरी पर लग गया हूं, मैं महीने के 2 लाख रुपए कमाता हूं, तो देखो मेरी व्हाइट कॉलर जॉब है, मैं आराम करता हूं, एसी में बैठता हूं, आप लोग यहाँ पर गर्मी में रहते हो और ये काम आप कर रहे हो। तो जो ब्रेड पकौड़े बेचने वाला दोस्त था उसने कहा, मित्र मैं भी 2 लाख रुपए कमा लेता हूं ब्रेड पकौड़े बेच करके, क्योंकि मैं भी एक पढ़ा लिखा ब्रेड पकौड़े बेचने वाला हूं, मैं एक आम आदमी नहीं, मुझे मार्केटिंग करनी आती है। मेरे में और आप में फर्क यह है कि आप जब रिटायर हो जाओगे, हो सकता है आपके बच्चे इस कंपनी में अगर योग्य ना हुए तो डायरेक्टर ना लग पाए। आप अपने बच्चों को जो है किसी तरह का कोई रोजगार देकर के नहीं जाओगे, लेकिन मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को रोजगार देके जाऊंगा, मेरा बच्चा इस दुकान पर बैठेगा, कारोबार चलाएगा। और मैं केवल और केवल मात्र अपने बच्चे को रोजगार नहीं दे रहा हूं, मैं अपने बच्चे के साथ साथ मेरे पास 10 से लेके 15 और वर्कर्स काम करते हैं, मैं उनको भी रोजगार दे रहा हूं। तो ये फर्क है आपका सेल्फ रिलायंट होने का और जॉब सीकर का और जॉब प्रोवाइडर का। मैंने अपने विषय को 3 हिस्सों में विभाजित किया है। पहले हिस्से में मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि कुछ जॉब प्रोवाइडर्स की मैं स्टोरीज बताना चाहूंगा ताकि हमारे युवा उन स्टोरी से प्रेरित होकर के जॉब। दूसरे हिस्से में मैंने रखा है जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का नारे का उद्घोष किया है 12 मई 2020 को, उसमें जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है उसके बारे में, एमएसएमई के बारे में आपसे जिक्र करना चाहूंगा। तीसरा, मैडम डाना ने बताया है कि भारत में हम सेल्फ रिलायंट कैसे हो सकते हैं। मैं अंत में आपको बताऊंगा कि एक व्यक्तिगत रूप से सेल्फ रिलायंट क्या हो सकता है, जो उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो अपने आप को सेल्फ रिलायंट कर सके, या अपने आप को सेल्फ रिलायंट बना सके। सबसे पहले अगर मैं जॉब प्रोवाइडर्स की बात करता हूं तो मेरा ख्याल हमेशा ये पीछे पुरानी एक लोकोक्ति भी चली आई है कि हमेशा देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है। देखिए, कन्यादान जब हम करते हैं, हम कहते हैं कि कन्यादान करने वाला बड़ा है, कन्या को लेकर आने वाला उनसे छोटा माना जाता है। तो यहाँ पर कन्यादान की बात की बात है। अगर मैं जॉब प्रोवाइडर्स की बात करता हूं तो आपने रितेश अग्रवाल का नाम सुना होगा। रितेश अग्रवाल जो है जिसने ओयो होटल्स एंड रेस्टोरेंट का विकास किया है। रितेश अग्रवाल जब उड़ीसा का रहने वाला है, जब अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया तो उसको कोडिंग में गहरी रुचि थी और इसके साथ उसको घूमने फिरने का बहुत शौक था। और जाहिर है जब आप घूमने फिरने जाते हो तो आपको लगता है कि हमें सस्ते में कोई होटल मिल जाए, होटल अच्छा। तो ये जहां जाता था इसको सस्ते में होटल ढूंढने में बड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती थी। इसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हो कि ऐसे होटल्स का निर्माण किया जाए, जो ऐसी एक लाइन बनाई जाए, जो ऐसी एक श्रृंखला बनाई जाए कि लोगों को मैं सस्ते होटल्स अवेलेबल करवा सकूं। तो उसने इस तरह से अपने जो है सबसे पहले जो है ओरावेल स्टे के नाम से उसने इसको स्टार्ट किया। 96 लाख रुपए से उसने अपना काम शुरू किया। बाद में उसने इसको ओयो रूम्स की स्थापना की। आज इसकी अगर मैं टर्नओवर की बात, वैल्यूएशन की बात करता हूं तो आज इसकी वैल्यूएशन 7,000 करोड़ है। 90 लाख से काम शुरू करके आप 7,000 करोड़ तक अगर पहुंचते हो तो लिहाजा मेरे हिसाब से आपसे बढ़िया जॉब प्रोवाइडर नहीं हो सकता है। इसके मुकाबले में जॉस्टल ग्रुप आया जिसने इसी तरह का काम करना शुरू किया। इसने सोचा कि ये तो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, इसने जॉस्टल ग्रुप को भी आज खरीद लिया है। मात्र 10 महीने में जब इसने कारोबार शुरू किया, आप हैरान होंगे, आपको ताज्जुब होगा कि मात्र 10 महीने में इन्होंने जो है अपना $80 बिलियन का बिजनेस बनाया था। आज इसमें 15,000 से ज्यादा होटलों की श्रृंखला है और लगभग 10 लाख से ज्यादा कमरों का प्रावधान। इसमें इतनी बड़ी सल्तनत इस बच्चे ने पैदा की। कैसे पैदा हुई? उसके अंदर एक आइडिया क्रिएट हुआ। आइडिया कहां से क्रिएट हुआ? जब उसको प्रॉब्लम आई
रहने की, तो वहां पर उसके दिमाग में एक आइडिया क्रिएट हुआ और उसने इस तरह का काम किया। ये है जॉब प्रोवाइडर की एक कहानी। दूसरे जॉब प्रोवाइडर की अगर मैं आपके सामने कहानी सुनाऊं, तो आप लोगों ने टैक्सियों के ऊपर अक्सर लिखा देखा होगा ओला कैब्स। ओला कैब्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये रवीश अग्रवाल की कहानी है। रवीश अग्रवाल ने इसे दिसंबर 2020 में शुरू किया था। आज इस ओला कैब्स के साथ 1.5 लाख के करीब ड्राइवर जुड़े हुए हैं। इस ओला कैब ने भारत में उबेर और मेरू कैब्स जो है, मानी हुई ये कैब जो है, इनको ध्वस्त किया है। आज ये टॉप पर चल रही है। इस ओला कैब्स की अगर मैं रेवेन्यू की बात करता हूं तो 2222 करोड़ रुपए का ज्यादा रेवेन्यू है। और इस ओला कैब के माध्यम से इन्होंने 4500 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। दिस इज द जॉब प्रोवाइडर। ये है जॉब प्रोवाइडर का एक बहुत बड़ा एग्जांपल। और आज ये ओला कंपनी केवल मात्र इंडिया में काम नहीं कर रही है, इवन कि ये ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड में भी काम कर रही है। तो आपके दिमाग में एक आइडिया आना और उस आइडिया को विकसित करना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज के युवाओं को कहूंगा कि आप भी इस तरह का कोई काम कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा, हमारी भारतीय नारी भी किसी से कम नहीं है। इवन कि हमारी भारतीय नारी को जो है हम 30% रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन मैं भारतीय नारी की हर काम में 50% रिजर्वेशन की वकालत करता हूं, क्योंकि वो आज से नहीं, पुरातन समय से, चाहे आप रामायण काल से ले लीजिए आज तक, हमेशा मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के भारत की जो है तरक्की में उन्होंने सहयोग दिया है। कृष्णा यादव जब विवाहिता अपने होकर के घर में आती है तो वहां देखती है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, ज्यादा पूंजी नहीं है, ज्यादा कुछ वो कर नहीं पा रही, अपने बच्चों को शिक्षा ज्यादा बढ़िया नहीं दे पा रही। तो कृष्णा यादव ने क्या किया, उसके खेत में जो आम थे उन आमों को ला करके उसका अचार बेचना शुरू किया। आज और कल और धीरे धीरे वो अचार गांव में बेचना शुरू किया, धीरे धीरे कस्बे में बेचना शुरू किया। आज कृष्णा यादव का इतना बड़ा सल्तनत हो गया है कि आज कृष्णा यादव 400 महिलाओं को रोजगार दे रही है। 401 आदमी, एक औरत, 400 महिलाओं को रोजगार देना, ये जॉब प्रोवाइडर की एक बहुत बड़ी कहानी है। और कृष्णा यादव आज राष्ट्रीय स्तर पर काम नहीं कर रही है, इवन कि अंतर्राष्ट्रीय। कृष्णा यादव बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कृष्णा यादव को आचार के में काम करने में या एम्प्लॉयमेंट दिलवाने में प्रधानमंत्री के द्वारा पीएचडी की उपाधि दी गई है। बहुत आप लोग सब लोग जो जुड़े, मैं देख रहा हूं आगे डॉक्टर लगता है, तो मेरे हिसाब से डॉक्टर की उपाधि लेना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन कृष्णा यादव को प्रधानमंत्री ने स्वयं डॉक्टर की उपाधि दी है कि इससे बड़ा और क्या रिसर्च हो सकती है कि एक औरत घर बैठी जो है 400 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। इसके अलावा इस कृष्णा यादव को जो है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। कृषि के क्षेत्र में एनजी रंगा अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है, वो कृष्णा यादव को मिल चुका है और 4 बार से पुरस्कृत हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी कहानी कृष्ण यादव की है और हमें भी यहां से जो है सीख लेनी चाहिए। चौथे, अगर मैं जॉब प्रोवाइडर की बात करता हूं, एमडीएच मसालों का नाम आपने बड़े हर एक आदमी ने सुना है। एमडीएच मसालों के जो मालिक हैं सेठ धर्मपाल गुलाटी जी, इनके पिता चुनीलाल जी 1919 में पाकिस्तान में मसालों का काम किया करते थे। जब भारत का विभाजन हुआ तो ये दिल्ली आ गए। दिल्ली में आकर के इनके पास कोई कारोबार नहीं था, तो इन्होंने धर्मपाल खरीदा। जब तांगा चलाते थे तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बकायदा बताया कि तांगे वाले बहुत ही अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते थे। जो जब तांगे के ऊपर कोई लेडीज फीमेल सवारी बैठी होती थी तो वो मुझे भाती नहीं थी, तो उन्होंने 2 रुपए किराया लेकर के 2 रुपए किराया लेकर के तांगा चलाया, अपने बच्चों का जो है पालन पोषण किया। पाकिस्तान से जितने भी लोग हमारे भारत में आए थे वो कोई साथ में गहने सोने नहीं लेकर के आए थे, ना ही कोई प्रॉपर्टी लेकर, खाली हाथ आए थे। लेकिन आज सबसे ज्यादा विकसित वही लोग हैं। इसकी वजह यह है कि वो लोग मेहनती लोग हैं, उन्होंने कष्ट को देखा है। जिस आदमी ने कष्ट को नहीं देखा ना, वो आदमी मेरे हिसाब से लिहाजा ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता है। आजकल कई मैं यूथ देख रहा हूं, यूथ आजकल, मैं यूथ के बारे में ये लेक्चर अगर मैं कहूं कि ज्यादातर यूथ के लिए है, यूथ को मैं देख रहा हूं, यूथ आजकल 8-9 बजे उठ रहा है। यूथ को पता नहीं उसके पिता कितना काम करता है। मैं पंजाबी में मेरी अपनी लाइनें हैं यूथ के लिए। जिनने सूरज नू चढ़दे ना वेख्या उन्हें चढ़ाइयां की है करनियां। जिसने यही नहीं देखा सूरज चढ़ता कब है, छिपता कब है, क्या चढ़ाई, जिन्हें
ਵਿੱਚ ਕੁੜਦਾ नहीं वेख्या उन्हें कमाइयां की है करनी है, जिसको पता ही नहीं मेरे बाप ने, मेरे पिता ने कितनी कमाई की है, ये प्रॉपर्टी कैसे बनाई है, वो बच्चा क्या तरक्की करेगा। तो ये जो सेठ धर्मपाल जी से इन्होंने गरीबी देखी थी। सेठ धर्मपाल जी कहते हैं कि मैंने फिर वो अपना तांगा, जब मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैंने वो तांगा अपने घर में, मसाले घर में बेचने शुरू किए। धीरे धीरे मसाले बेचते बेचते वो आदमी जो है, एक बार इनका हो गया कि एमडीएच 420 करोड़ रुपए है। कमाल की बात, 420 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, हजारों लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट हो रही है। और एक और बात उन्होंने धर्मपाल जी ने बताई, देखो हम लोग जो है भारतीय धर्म को भूल जाएंगे ना तो ऑब्वियसली हमारा, धर्मपाल जी ने कहा कि मेरे घर में सुबह तब तक कोई काम नहीं होता जब ना हो जाए रोज हवन। हम एक बार हवन हवन करते, मैंने धर्मपाल जी की बात सुनी कि साल में 5 साल डेली रोज मेरे घर में सुबह पहले हवन होगा और उसके बाद जो है मैं अपने कारोबार चलता हूं। और वो अपने सैलरी का 90% जो है चैरिटी में देते हैं। 2,21 करोड़ रुपए सैलरी है धर्मपाल जी की, उसमें से 90% जो है वो उसके लिए देते हैं। अभी रिसेंटली कोविड-19 में जब पीपीई किट्स की बहुत बड़ी समस्या आई तो इन्होंने 7500 पीपीई किट्स डोनेट की थी, चैरिटी की थी, और इनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा पद्म विभूषण मिला है। तो ये आप भी इस तरह के बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आपके अंदर भी एक आइडिया आना चाहिए। आपने एक, मैं अगली कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। अमित कोमट का नाम अगर आपने सुना हो, येलो डायमंड आजकल बच्चों में बड़े फेवरेट हो रहे हैं, कुरकुरे हैं, चिप्स। कोमट कहता है कि अमित कोमट ने तो आकर के उसने अपने पिता के साथ कपड़े का कारोबार करना शुरू कर दिया। अमित कोमट का एक भाई भी है, अपूर्व कोमट, इन दोनों ने कपड़े का कारोबार शुरू किया तो धीरे धीरे उधारी बढ़ती गई। वक्त एक ऐसा आ गया कि 18 करोड़ रुपए का कर्जा अमित कोमट और इसकी फैमिली के ऊपर हो गया। अमित कोमट ने स्वयं बताया है कि हालात ऐसे पैदा हो गए मेरे लिए कि मैंने अगर कहीं जाना भी होता था तो मैं सोचता था कि बस में जाऊं जब पैदल जाऊं, यानी बस का कितना किराया लगता होगा, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, इतने रुपए खर्चने के लिए भी वो सोचता था कि मैं पैदल चला जाऊं ताकि मेरे 2 रुपए। वो अमित कोमट के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने एक मित्र अरविंद मेहता से जिक्र किया कि अगर आप मिल करके एक बिजनेस करें ना कुरकुरे का, चिप्स का, तो हम बहुत कामयाब हो सकते हैं, पर मेरे पास पैसा नहीं है। तो अमित कोमट ने अरविंद मेहता को कहा कि आप रियल एस्टेट का काम करते हैं और रियल एस्टेट वालों के लिए 15-20 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो अरविंद ने कहा कि ठीक, मैं आपको 15 लाख रुपए देता हूं, चलो मिलकर काम करते हैं। तीनों लोगों ने मिलकर के काम किया। आज ये काम जो 15 लाख, ये यूके में, कनाडा में ये चल रहा है। आज इनका जो, अगर मैं इन्वेस्टमेंट बताऊं, पूंजी बताऊं तो 2000 है और इनका इस साल टारगेट है, देखो 2,0737 करोड़ से टारगेट रखा इन्होंने कि अगली बार हम 6500 करोड़ का टारगेट करेंगे। इट्स वेरी मच डिफिकल्ट। और इसके लिए यूके कनाडा का व्यापार इन्होंने फैलाया हुआ है। और इस ब्रांड एम्बेसडर आप बच्चे ज्यादा जानते होंगे, शायद आप कुछ लोग ना जानते हो कौन ब्रांड लोग दुनिया खान, जो जब मशहूरी करता है तो कहता है दिलदार है हम। तो ये एक कहानी, इस तरह की कहानियां जब हम अपने युवाओं को सुनाएंगे तो लिहाजा हमारे युवा भी सोचेंगे कि हमें कुछ करना चाहिए। ये कहानियां जो मैंने आपको सुनाई है, दिल्ली की है, कोई उड़ीसा की है, कोई कहीं की है। मैं एक आपको अपने कस्बे की कहानी सुनाता हूं। मैं पहेवे की कहानी सुनाता हूं। पहेवे में मेरा एक विद्यार्थी मिस्टर प्रदीप सैनी है। उस बच्चे ने 2004-2005 में हमारे कॉलेज से बीकॉम किया। उस बच्चे के फादर ने 1993 में सैमसंग पेपर मिल के नाम से एक मिल स्टार्ट किया। और वो सैमसंग पेपर मिल जब स्टार्ट किया, आदमी के पास पैसा होता तो है नहीं, आदमी पैसा लेकर के बैंकों से पैसा लिया। वो सैमसंग पेपर मिल 1998 में लॉस में चला गया। तो उन्होंने कहा जी कुर्की मत करो, हमारी आप 1 टाइम सेटलमेंट करो। बैंक ने कहा कि ठीक है, आप अगर 1 टाइम सेटलमेंट करते हो तो इतने करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे, शुरू कर सकते हैं। तो
प्रदीप सैनी के पिताजी ने वन टाइम सेटलमेंट की और बैंक से परमिशन ले ली कि हम इस कारोबार को दोबारा शुरू करेंगे। पहले वो कारोबार 30 करोड़ का था, उसके बाद मिस्टर प्रदीप सैनी मात्र 21 से 22 साल का लड़का जो उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है, अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना चाहता हूं। और पिता को भी अपने पुत्र के ऊपर बहुत गर्व था। प्रदीप सैनी ने जब इस फैक्ट्री को संभाला, आश्चर्यचकित रह जाएंगे आप कि ये कंपनी जो 30 करोड़ की थी, इसका टर्नओवर बढ़कर के इसका टर्नओवर 30 करोड़ से 250 करोड़ टर्नओवर हुआ। आज इस कंपनी में 300 वर्कर्स काम करते हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज, 300 कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, और ये तो उनके गिनती के वर्कर्स हैं। मैं किसान का बेटा हूं, मैं देखता हूं कि जो जलाने के लिए प्राणी लेकर के जाते हैं किसान, मेरा ख्याल सैकड़ों लोग एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों को इस फैक्ट्री ने एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। आई सल्यूट टू माई स्टूडेंट। ये मेरा स्टूडेंट है प्रदीप सैनी। आप कभी भी, मैं युवाओं को कहूंगा कि पेहवा में सैमसन पेपर मिल है, आप अगर मैनेजमेंट के गुर जानना चाहो, अगर आप देखना चाहो कि 30 करोड़ से बिजनेस को, प्लीज मीट मिस्टर प्रदीप कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सैमसन पेपर मिल। तो ये मैंने आपको जॉब प्रोवाइडर्स की बात कही है कि जॉब प्रोवाइडर्स किस तरह की शख्सियतें होती हैं। जॉब प्रोवाइडर, कोई जॉब प्रोवाइडर पैदा होते जॉब प्रोवाइडर नहीं बन जाता है। कोई आदमी अगर बिजनेसमैन बनना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी बिजनेसमैन बन रहा है और वो आदमी जो है उसके पास पैसा है, पूंजी है। बिजनेसमैन कामयाबी वो हुआ जिसके पास पूंजी कम थी, क्योंकि उस आदमी ने दुख की घड़ी को देखा है, उसने गरीबी को देखा है, उसने जो है लाचारी को देखा है, हर चीज को उस आदमी ने देखा होता है और वो आदमी तरक्की करता है। अब मैं इसकी एक बात करूंगा, सेल्फ रिलायंट इंडिया। हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी, वैसे तो समय समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री अलग अलग तरह के नारे लगाते रहे और उन नारों पर हमारी जनता ने फूल भी चढ़ाए हैं। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की मैं बात करता हूं तो जय जवान जय किसान का नारा लगा, लोगों ने उसको सिर माथे अडॉप्ट किया और उसको सिरे चढ़ाया। इसी तरह से हरित क्रांति का नारा आया, इसी तरह से श्वेत क्रांति का नारा आया। हर नारे को जो है सिरे चढ़ाने की पब्लिक ने बात की है। नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी दुविधा, जब सारा भारत जो है इस कोविड पैंडेमिक से ग्रस्त था, सारे भारत के सब लोग अंदर डरे हुए बैठे थे। मार्च में जो है अप्रोक्सीमेट मेरा ख्याल पहला लॉकडाउन 22 मार्च के करीब हुआ था। मार्च से लेकर के मई तक सब लोग हताश हो चुके थे, डिप्रेस हो चुके थे, सब लोगों का जो है बिजनेस ऑलमोस्ट ठप हो चुका था, लोगों की सैलरी यानी बंद हो गई थी। हमारे देश के विजनरी प्रधानमंत्री और दलेर प्राइम मिनिस्टर 12 मई 2020 को टेलीविजन पर आते हैं और ये कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया तो लोगों को पहले तो हंसी आई, हाउ इट इज पॉसिबल, हम अंदर में तड़े हुए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। आत्मनिर्भर, आप किसी को ये कहो ना कि जाओ भाग करके यहां से 10 किलोमीटर शहर है, आप मिठाई लेकर के आओ, गेस्ट आए इनको देने हैं, और आप उसको पैसे तो दे देते हो लेकिन उसको जाने के लिए कोई वो नहीं देते, आप कोई बाइक नहीं देते हो, तो क्या वो पैदल चल करके। मेरा कहने का मतलब, अगर आप किसी आदमी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए जो साधन चाहिए उन साधनों को मुहैया करवाना आपकी ड्यूटी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना नहीं कहा कि आप सेल्फ रिलायंट बनिए, उन्होंने सेल्फ रिलायंट बनने के लिए बहुत बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। वो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, मैडम नीलम राढांडा जी आपको सारे सेक्टर्स का नाम बता गई है। ना उन्होंने एजुकेशन सेक्टर छोड़ा है, ना उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ा है, इकोनॉमी की बात उन्होंने की है, अगर मैं जो है एग्रीकल्चर की बात, हर सेक्टर के लिए उन्होंने ऐसा पैकेज दिया है। लेकिन यहां मैं जो बात कर रहा हूं, जॉब प्रोवाइडर बनने के लिए आपको एंटरप्रेन्योर होना पड़ेगा, आपको उद्योगपति होना पड़ेगा। आप उद्योगपति बनने के लिए हमारे भारत में MSME एक स्कीम, इसके तहत एक एक्ट चला हुआ है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, ये चले हुए हैं। माइक्रो स्मॉल और जो पैकेज मीडियम सबसे ज्यादा अगर ग्रस्त हुआ है, सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है ये लॉकडाउन के दौरान, तो MSME का हुआ है, क्योंकि इनके पास पहले ही पूरी पूरी पूंजी थी। और इससे पहले भी MSME की कोई बहुत ज्यादा बढ़िया पोजीशन नहीं थी। बहुत सारे लोग जो है उसमें चले गए थे, इंसॉल्वेंसी में जा रहे थे। तो MSME के लिए हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने जो है अनाउंसमेंट किया कि इस 20 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ रुपए जो है MSME की डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा।
एमएसएमई की डेवलपमेंट क्यों जरूरी थी? युवाओं के लिए बहुत जरूरी है कि एमएसएमई क्या है। इसमें माइक्रो उद्योग आते हैं, स्मॉल आता है, मीडियम आता है, ये इंटरप्राइजेस आते हैं। तो इसका मकसद ये है, एमएसएमई को उठाने का मकसद क्या है कि एमएसएमई जो है कम से कम जो है 30% हिस्सा हमारी जीडीपी का रखता है। जीडीपी का 30% हिस्सा एमएसएमई प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। और एमएसएमई के अंदर 11,000 करोड़ लोगों की इंप्लॉयमेंट दाग पे लग गई थी। अगर एमएसएमई ठप हो जाता था तो 11,000 करोड़ लोगों की इंप्लॉयमेंट को बचाना और 30% जीडीपी के हिस्से को बचा करके रखने के लिए निर्मला सीतारमन ने एमएसएमई को इस 20 लाख करोड़ में से बहुत सारा अमाउंट दिया, जिसमें से 3 लाख करोड़ उन्होंने एमएसएमई की बेनिफिट के लिए, लोन के लिए दिया। क्या क्या सुविधाएं दी? ये नहीं कि आपको कह दिया चलिए सेल्फ रिलायंट बनिए। सेल्फ रिलायंट बनने के लिए सबसे पहली सुविधा क्या दी कि जो एमएसएमई उद्योग है उसका टैक्स टीडीएस जो है, पहले अगर 100 रुपए कटता था अब 75 रुपए कटेगा। 25% की आपको टैक्स की रिबेट, सबसे पहली जो रिबेट दी गई 25% पैसे टैक्स की रिबेट दी गई। इसके साथ साथ कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी थी। प्रिया आज सर नहीं आए। हम जो है ईपीएफ 12% से कम करके, ईपीएफ जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है वो जब 12% कंपनी दे रही थी, 12% सरकार दे रही थी, तो एम्प्लॉय का 12% कट रहा था। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर लोगों के पास पैसा आएगा, लोग ज्यादा परचेज करेंगे तो एमएसएमई वालों का माल बिकेगा और एमएसएमई ग्रो करेगा। एमएसएमई अगर ग्रो करेगा तो हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो सरकार ने वो ईपीएफ को 12% से कम करके 10% कर दिया। लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आया, लोगों ने ज्यादा खरीदना शुरू किया। इसके अलावा कुछ ऐसे उद्योग थे जो अपने एम्प्लॉइज को 15,000 से कम सैलरी दे रहे थे। सरकार ने कहा कि जो उद्योग अपने कर्मचारियों को 15,000 से कम सैलरी दे रहे हैं उनका जो ईपीएफ है वो सरकार जमा करेगी, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं। तो इससे भी जो है एमएसएमई को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। इसके अलावा एमएसएमई को लोन देने की बात की है। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? आपको लोन लेने के लिए कोलैटरल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी समस्या आती है। आप अगर गांव में कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं और बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो बैंक आपको कहती है कि सर कोलैटरल सिक्योरिटी दीजिए। आप बैंक को कहते हैं, ये एक बड़ी मतलब बैंक की राज की बात है, आप बैंक को कहते हैं कि मैं 50 एकड़ का मालिक हूं, मेरे 5 किले, 10 किले, 15 किले, 20 किले रख लो आप मॉर्गेज पर, मैं सेलर खोलना चाहता हूं, जहां मैं मशरूम फार्म खोलना चाहता हूं, जहां फिर मैं जो है टाइलों वाली फैक्ट्री खोलना चाहता हूं, जहां मैं कोल्ड स्टोर लगाना चाहता हूं। तो बैंक कहती है ये आपके 50 किले हमारे लिए जीरो वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि हम खेती वाली जमीन को कोलैटरल सिक्योरिटी रख ही नहीं सकते। तो आपके 50 किले रहेंगे ना धरे धराए। फिर क्या ऑप्शन होनी चाहिए सर हमारे लिए? बैंक कहती है कि आपके लिए ऑप्शन क्या है? आपके लिए ऑप्शन है कि आप हमें कुछ शहरी प्रॉपर्टी दीजिए। अब हर शहरी प्रॉपर्टी किसके पास होती है? शहर वाले लोगों के पास। हर आदमी के पास शहरी प्रॉपर्टी नहीं होती है। बड़े बड़े किसान मैंने देखे हैं, उनके पास जमीन तो 100 किले हैं लेकिन शहर में एक भी उनका मकान नहीं। अब आपके पास जमीन 50 किले, शहर में आपका मकान नहीं है, तो लिहाजा आपको जो है किसी भी तरह के कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या किया गया, हमारी जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि आपको 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई को लोन दिया जाएगा। ये लोन आपकी वर्किंग कैपिटल के लिए होगा, आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए होगा, आपको बिजनेस रन करने के लिए दिया जाएगा। और इसका जो है आप कोई कोलैटरल सिक्योरिटी आपसे नहीं ली जाएगी, किसी तरह की कोई कोलैटरल फ्री सिक्योरिटी आपको दी जाएगा। और ये लोन आपका 4 साल के लिए होगा और इसमें इवन की 12 महीने का मॉनिटरिंग भी दिया कि आप 12 महीने तक अगर इंस्टॉलमेंट नहीं देना चाहते हैं तो आप 12 महीने तक उस इंस्टॉलमेंट से छूट ले सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने क्या किया, पहले क्या होता था कि परिभाषा पहले, अब सरकार ने जब ये पैकेज अनाउंस किया, सरकार ने स्मॉल, मीडियम और माइक्रो इंडस्ट्री की परिभाषा को चेंज कर दिया। वो परिभाषा को चेंज करने का मकसद ये था कि कई बार क्या होता था, आदमी अपनी मशीनरी ज्यादा यूज लगाना चाहता है, अगर वो ज्यादा लगाता है तो वो स्मॉल से मीडियम में आ जाता था, जब माइक्रो से स्मॉल में आ जाता था, और जो उसको फैसिलिटी या सब्सिडी माइक्रो में मिल रही थी वो उसको मिलनी बंद हो जाती थी। सरकार ने क्या किया, इसको चेंज करके माइक्रो को कह दिया कि आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ होगी और टर्नओवर 5 करोड़ तक होगा तो आप माइक्रो ही माने जाओगे। आप स्मॉल में अगर 10 करोड़ होगी और टर्नओवर 50 करोड़ होगी तो आप स्मॉल माने जाओगे, और मीडियम में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ है और टर्नओवर 100 करोड़ है तो आप माइक्रो जो है मीडियम माने जाओगे। तो ये बेनिफिट से क्या हुआ, उद्योगपतियों को जो है जो सुविधाएं ऑलरेडी मिल रही थी उन सुविधाओं से उनको वंचित नहीं होना पड़ा। ये एक एमएसएमई में बहुत बड़ी एक पहल की गई इसमें।
इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोकल को वोकल, यानी लोकल को वोकल, ये बहुत बड़ी बात है। लोकल फॉर वोकल, यानी आप लोकल के लिए आवाज कीजिए, आप कोशिश कीजिए इस लोकल को वोकल और वोकल को लोकल बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा कि आप स्वदेशी बनी हुई चीजें खरीदो, नो, एक कंडीशन लगाई, इस पैकेज के तहत कंडीशन लगाई कि अगर किसी फैक्ट्री के पास कोई टेंडर आता है 200 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, अगर 200 करोड़ या 200 करोड़ से कम का टेंडर आता है तो वो टेंडर घरेलू उत्पादकों को दिया जाएगा, बाहर की किसी कंपनी को नहीं दिया जाएगा। तो घरेलू उत्पादकों की डिमांड को बढ़ाने के लिए एमएसएमई ने ये कंपलसरी कर दिया कि 200 करोड़ तक के टेंडर जो है घरेलू उत्पादकों को मिलेंगे। जब हमें ऑर्डर मिलेंगे हम माल मैन्युफैक्चर करेंगे, हमें प्रॉफिट भी होगा, बेचेंगे, और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। इसके अलावा जो स्मॉल उद्योग हैं, कई बड़े उद्योगपतियों ने, जब बड़े उद्योगों ने स्मॉल उद्योगों से माल खरीद रखा है, वो उनकी पेमेंट नहीं कर रहे। अब बड़ा उद्योगपति है, अब कोई आदमी बहुत बड़ा सेठ है, उसने किसी गरीब से 10,000, 15,000, 50,000, लाख, 2 लाख ले रखे हैं, तो दे दूंगा तेरे को, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। सरकार ने कहा कि किसी भी बड़े उद्योग ने अगर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्योग की पेमेंट ली है तो वो पेमेंट विद इन 45 डेज आपको वापस करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपने माल खरीदा है उधार पे, आपको 45 दिन के अंदर अंदर वापस करनी पड़ेगी। अगर आप 45 दिन के अंदर अंदर वापस नहीं करते हो तो जो है वो उद्योगपति जिसने आपको उधार माल दिया है वो चक्रवृद्धि ब्याज 3 गुना ज्यादा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगा करके आपसे कलेक्शन कर सकता है। ये बेनिफिट भी उद्योगों को दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, लॉकडाउन में क्या था कि कर्मचारियों को पे देना मुश्किल हो गया था। जिस आदमी को पे नहीं मिल रही थी वो कोर्ट में जा रहा था, देखो जी मैं वहां का कर्मचारी हूं और मुझे पे नहीं मिल रही। अब उद्योगपति क्या करते, उनके पास पैसा होता तो पे देते ना, पहले जब चल रहे थे तो पे दे ही रहे थे। कर्मचारियों ने कोर्ट में जाना शुरू कर दिया कि हमें फलां उद्योगपति ने तनख्वाह नहीं दी, फलां ने तनख्वाह नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली लिखा ये कोविड-19 पैंडेमिक में कि अगर कोई कर्मचारी तनख्वाह के लिए कोई केस किसी उद्योगपति पर करता है तो उसके विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्रवाई ना की जाए जब तक ये पैंडेमिक 19 चल रही है। तो ये बहुत बड़ी राहत जो है एमएसएमई के तहत माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को मिली है। इसके अलावा आपका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, उसमें भी कंसेशन का जिक्र इसमें किया है। हमारे नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी जी ने कहा है कि ये जो आप बेनिफिट दे रहे हो ना, ये बेनिफिट आप उद्योगपतियों को दे रहे हो। उसने एक और कहा है कि जब तक ये बेनिफिट व्यक्तिगत नहीं दिया जाएगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जाकर के जो है आपका माल पड़ा रहेगा और माल आपका बिकेगा नहीं। उन्होंने, अब सरकार कर भी रही है, जैसे किसानों को 2,000 रुपए छोटे किसानों को दिया जा रहा है। पीछे कोविड में जो है 500 रुपए दिया जा रहा था मजदूर को, जो मजदूर वर्कर जा रहे थे। तो इस तरह की ये इसकी अभिजीत बनर्जी के कहने पर हमारे आरबीआई के पूर्व डायरेक्टर, पूर्व गवर्नर रघुराजन जी ने कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए इनफ नहीं है। कभी आप 20 लाख रुपए कह के कह दो कि हाँ बहुत हो गया एमएसएमई के लिए, नहीं, हमें साथ साथ और देना पड़ेगा और साथ साथ चलना पड़ेगा। 20 लाख देकर के आप भूल जाओ। कोई पिता अपने बेटे को कह दो कि मैंने आपको 10 लाख दे दिया, अब आप इसके बाद जो है आप अपने आप काम करो, नहीं, पिताजी का हाथ, बेटा भी कहेगा कि पिताजी आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे रहेगा तो मैं और तरक्की करूंगा। अगर आपको जिलो के बाद मैं आपको कुछ नहीं दूंगा तो हो सकता है मैं, हाँ, परंतु दूसरी बार कई बार सेल्फ रिलायंट होने के लिए भी पिताजी ऐसा कह देता है। बाज अपने बच्चे को उड़ना नहीं सिखाता है, बाज अपने बच्चे को आकाश में बहुत दूर ले जाता है और छोड़ देता है, और उसके बाद बाज का छोटा बच्चा अपने उड़ना सीख लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जो एजेंसीज आज वर्क कर रही है, आप अगर लोन लेना चाहते हैं, आप उन एजेंसीज को मिलना चाहते हैं, एमएसआईबी एक बहुत बड़ी एजेंसी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, बीएलई है, इसके बाद एफपीओ है, इसके साथ साथ एक और क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम चली है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम क्या है? क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम एक ऐसी स्कीम है कि आपको जितना बैंक ने कोलैटरल सिक्योरिटी फ्री लोन देना था लोन दे दिया, लेकिन आप लोग और लोन चाहते हैं। बैंक अब कहती है कि आप कोलैटरल सिक्योरिटी लाइए, आपके पास कोलैटरल सिक्योरिटी है नहीं, नॉन कोलैटरल जितना बैंक ने देना था आपको दे दिया, एक लिमिट है ना आपको लोन देने की। अब आप क्या कहोगे बैंकों की, मैंने तो अपना बिजनेस चलाना है, मुझे तो वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो बैंक कहती है ठीक है, ये जो है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट आपसे चार्जेस लेगा,
हम हर साल आपके टोटल लोन अमाउंट पर 1.87% प्लस जीएसटी आपसे चार्ज करेंगे, जो एनसी टीएफएस को जाएगा, एनजी सीजीटीएफएस को जाएगा, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड को जाएगा। तो ये भी एक अच्छा है कि अगर आपके पास कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है तो आप लोग जो है यानी 2%, अगर आपको बैंक सबसे सस्ता ब्याज जो दे रही है एमएसएमई के तहत वो 8.65% टू 13.45%। अब अगर मान लीजिए आपको ब्याज 8.65% पर मिला है, आप और लेना चाहते हैं, बैंक कहती है आपको जो है गारंटी फीस देनी पड़ेगी 2%, अगर बैंक ने आपको गारंटी फीस चार्ज कर दी तो आपको ब्याज पड़ा 10.65%। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट मनी लेंडर के पास जाते हो तो वो आपको 18% और 24% से कम पैसा नहीं देगा। अब कहां 18%, कहां आपको 10.65%। तो ये सब जो है ये 12/5/2020 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए हुए पैकेज का एक परिणाम है, एक इसका फायदा है। इसके अलावा साथ साथ आपको जो है ओडी की फैसिलिटी, बैंक ने कहा है कि ठीक आपने हमारे से 30 लाख का लोन ले लिया, खुदा न खास्ता अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, आपको कोई और पैसा चाहिए, तो हम आपको 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए ओडी कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आप पेट्रोल पंप ओनर हैं, आपको बैंक ने 30 लाख रुपए की लिमिट बना दी, आज आपके पास 30 लाख नहीं है, आप कहते हैं कि एक गाड़ी और मुझे डीजल की चाहिए, तो आपको 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक कहती है ठीक है हम आपको 10 दिन के लिए ओडी कर देते हैं। आपको बैंक ने ओडी की, आपका तेल आ गया, तेल आपने बेचा और बेच करके जो है उससे आपको कमाई भी हुई और आपका बिजनेस भी चलता रहा। तो ये अगर मैं स्कीमों की बात करता हूं तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनका जिक्र मैं इतने थोड़े समय में नहीं कर सकता हूं। मैडम ढांडा जी ने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ आपको उसके बारे में ज्ञान भी हासिल हुआ आपको, तो आप उनकी बातों पर फूल चढ़ाते हुए बहुत सारी चीजों को आप कर सकते हो। आई मीन टू से आप भी सब कुछ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो आप लोग? जब जो है एक कुमार लड़का या प्रदीप सैनी लड़का, वो लोग जब सब कुछ कर सकते हैं, धर्मपाल जी जिनके पास कुछ भी नहीं था वो लोग कर सकते हैं, तो आजकल आप तो साधन संपन्न हो, आपकी पहुंच भी है, आप लोग किसी को मिल भी सकते हो। उस टाइम उनके पास शिक्षा भी नहीं थी, आप लोगों के पास शिक्षा भी है। तो मैडम नीलम ढांडा जी ने जो है हम सबको कैसे सेल्फ रिलायंट रहना है उसके बारे में बताया। मेरे विषय में या मेरे इस भाषण में, मेरी स्पीच में, पहला मैंने आपको जॉब प्रोवाइडर्स के उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, दूसरे में मैंने आपको स्कीम्स के बारे में बताया है, तीसरे में अब मैं बताना चाहता हूं कि आप खुद कैसे सेल्फ रिलायंट हो सकते हो। यू योरसेल्फ हाउ टू बी द सेल्फ रिलायंट। अगर आप खुद सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, एक्सेप्टिंग योरसेल्फ ए बेस्ट फ्रेंड, आपका आपसे बढ़िया कोई मित्र नहीं है, सबसे बढ़िया बेस्ट फ्रेंड अगर आपका है तो वो आप हैं। आप सबसे पहले अपने आप के ऊपर विश्वास करना सीखो। आप देखिए कई बार ऐसे होता है, और ऐसा आपके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी होता है, कई बार आपका दिल किसी काम को करने के लिए कहता है और आप उस काम को नहीं करते हो, और थोड़ी देर बाद आप उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। इसका मतलब योर हार्ट इज गुड फ्रेंड। आप अपने खुद अच्छे मित्र हैं, तो आपको सबसे पहले स्वयं का एक अच्छे मित्र होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप अपने अंदर इनर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। जब तक आदमी के अंदर इनर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक आपके अंदर जो है आत्मविश्वास नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप मान करके चलिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। बराक ओबामा व्हेन बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, क्या किया उसने? एक नारा दिया, आई कैन, वी कैन, हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। इसी नारे के सिर पे ही बी द 2 टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। एक आदमी एक नारा दे करके, तो क्या आप अपने आप को खुद को नारा नहीं दे सकते हो कि मैं खुद कर सकता हूं? आपके अंदर ये इनर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। मेकिंग ओवर ओन डिसीजंस, अपने निर्णय खुद लीजिए, किसी के ऊपर मत निर्भर कीजिए। इवन अपने माता पिता के ऊपर भी निर्भर मत रहिए। कई बार मम्मी मैं आज कॉलेज जाऊं या ना जाऊं, यू हैव योर ओन डिसीजन। मैंने कॉलेज जाना है तो जाना है, नहीं जाना है, मेरा ये कदाचित मतलब नहीं है कि आप माता पिता के आदेशों की अवहेलना शुरू कर दो। मेरा कहने का मतलब आप अपने निर्णय स्वयं लेने का प्रयत्न कीजिए, आप अपने निर्णय खुद लीजिए, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो। रिकॉग्नाइज एंड मैनेज द डिपेंडेंस, सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि मैं किन किन बातों पर डिपेंडेंट हूं। जैसे आप सुबह कॉलेज जाते हो, अगर किसी दोस्त की बाइक पर जा रहे हो तो आप उस पर डिपेंडेंट हो। आपको सुबह उठाने के लिए अगर आपके मम्मी या पापा आते हैं तो सुबह उठने के लिए आप मम्मी पापा पर डिपेंडेंट हो। आप अगर कोई और काम करते हो तो यानी आप पहले अपनी टोटल एक डायरी लीजिए, एक डायरी लेकर के टोटल डिपेंडेंट को अपनी को रिकॉग्नाइज कीजिए, और रिकॉग्नाइज करने के बाद देन मैनेज योर डिपेंडेंट्स, उनको मैनेज कीजिए। कितनी चीजें जो है आप स्वयं कर सकते हैं,
कितने काम आप स्वयं कर सकते हैं। आई विजिटेड द यूएसए एंड द ऑस्ट्रेलिया। हमारे यहाँ पर जो है आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पर घर में पोछा लगाने के लिए, घर की सफाई करने के लिए बाई आती है, काम करती है, और जिस दिन नहीं आती ना सारे परिवार को बुखार हो जाता है कि आज काम करने वाली नहीं आई। यूएसए में क्या है, कोई बाई सिस्टम नहीं है। यूएसए में आप अपने घर में स्वयं सफाई रखोगे, स्वयं पोछा लगाओगे, स्वयं आप चप्पल उतार के आओगे कि मेरा घर गंदा ना हो जाए। यहाँ पर हम घर गंदा करने के लिए और बुथेरे पड़े हैं, बाई आती है, सफाई कर देती है, फिर घर गंदा। तो ये जो है ना, ये सेल्फ रिलायंट, आप अपनी पहचानिए, लिस्ट बनाइए आप कि मैंने इन बातों पर रिकॉग्नाइज हूं, और उसके बाद उनको समाप्त करने का कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, नहीं, डिपेंडेंस जरूरी है। मैडम नीलम डांडा ने कहा है कि हम ये कहें कि एलपीजी के फार्मूले को भूल जाए, जहां हम सेल्फ रिलायंट होने के लिए हम एमएनसी के लिए दरवाजे बंद कर दे, ऐसा कदाचित नहीं है। आई मीन टू से, जहां उनका जो कहने का अभिप्राय या तात्पर्य है वो ये है कि जितना हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। इसके अलावा एक्सेप्ट योरसेल्फ फॉर हु यू आर। आप पहले अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि आप किसके लिए हैं, आप बने किसके लिए हैं, आप किसके लिए बने हैं, किसका काम आपने करना है। कई मैंने लोग देखे अपने घर का कोई काम नहीं करेंगे, लोगों का काम करते रहते हैं। ठीक है, समाज सेवा है, लेकिन क्या घर का काम करना जरूरी नहीं है? तो इसलिए आप अपने आप को पहले पहचानिए। ये आपकी खुद की मैं बात बता रहा हूं। टोटल हम कैसे सेल्फ रिलायंट होंगे, जब सबके अंदर ऐसी मानसिकता आ जाएगी तो ऑब्वियसली हम सब लोग रिलायंट होने की सोचेंगे। हैविंग योर ओन वैल्यूज, आप अपनी कीमत को रखिए, अपनी कीमत को पहचानिए। आपके घर के अंदर वैल्यू होनी चाहिए। आप घर से एक दिन बाहर हो तो आपका जिक्र होना चाहिए कि आज फलाना नहीं है घर पे तो दरवाजा नहीं खोला गया, जहां आज आपके पापा घर पे नहीं है इसलिए लाइटें बंद नहीं की गई, आज फलाना घर पे नहीं है तो घर में कोई रौनक। आप अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, आप अपनी वैल्यू को जानिए, तभी आप सेल्फ रिलायंट की तरफ। ये छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं टू बी द सेल्फ रिलायंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, नॉट रिलाइंग ऑन द थिंग्स टू बी हैप्पी। आप उन बातों के ऊपर ज्यादा निर्भर न रहो कि मैं खुश रहूं। हमेशा आप खुश नहीं रह सकते हो। आप अगर हमेशा वही काम, अब मान लीजिए आप चाहते हो कि मैं हर एक आदमी को खुश रखूं, इट्स नॉट पॉसिबल। इफ यू आर एडमिनिस्ट्रेटर और आपकी नीति है कि हर आदमी को खुश रखूं, यू कैन नेवर बी, यू फॉरगेट दैट। अगर आप ऐसा करते हैं, दैट मीन यू आर नॉट ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसलिए आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए कि हमेशा नहीं कि हमेशा मुझे अच्छा अच्छा ही काम मिलेगा, कभी गुड गुड भी हो सकता है, कभी बैड बैड भी हो सकता है। सो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। इसके अलावा डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी एंड हाउ। आप डिसाइड कीजिए कि आप चाहते क्या हो, मैं बनना क्या चाहता हूं। बस आपने सोच लिया, आपने ठान लिया कि मैंने ये काम करना है, तो उसके बाद फिर उस काम की तरफ लगो। जब आपको ये नहीं पता मैंने जाना कहाँ है, तो रास्ता कौन सा पूछोगे। जब आपको ये नहीं पता कि मैंने जाना कितना दूर है, तो आप कितने बजे चलोगे। तो सो मेक योर ओन प्लानिंग्स। तो जब हमारे अंदर ऐसी व्यक्तिगत योजनाएं आ जाती हैं तो ऑब्वियसली हम लोग जो है उसमें कामयाब होते हैं। सेल्फ रिलायंट इंडिया का ये जो आपने विषय चुना है, BAR जनता कॉलेज कॉल ने, मैं इनकी संयोजिका मैडम नैन्सी जी का, मैं इनके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैडम प्रेरणा जी का के दिमाग को दाद देना चाहूंगा, वाणिज्य विभाग को दाद देना चाहूंगा कि बिल्कुल एन मौके पर, बिल्कुल सही, मतलब जब मजा हथौड़ा मारने का तब है जब लोहा गर्म हो। आज MSME की जो स्कीम जो 12/5/2020 को अनाउंस की गई थी, उसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2020 है। अगर किसी एंटरप्रेन्योर ने, किसी बच्चे ने उसका फायदा उठाना है तो इस सेमिनार को सुन करके वो चुकन्ना जरूर हो गया होगा। वो आज ही बैंक जाइए, बैंक वालों के साथ बात कीजिए, बैंक वाले आपको गाइड करेंगे और आप अपना कारोबार शुरू कीजिए। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बहुत ही प्रखर वक्ता और बहुत सुंदर, स्मार्ट और ऋषियों जैसे स्वभाव वाले प्राचार्य श्री डॉक्टर ऋषिपाल शर्मा जी का, ऋषिपाल खांची जी का, जिन्होंने जो है इस कार्यक्रम का जो है करने के लिए इन संयोजकों को जो है अनुमति दी है। भगवान जो है BAR जनता कॉलेज कॉल के सभी अध्यापकों का और उनके मैनेजमेंट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे आपके समक्ष रूबरू होने का मौका दिया, मुझे आपने जो है वक्त दिया, अपॉर्चुनिटी दी। तो आई फील प्राउड। मैं मतलब अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट के वेबिनार में आज मैं बोल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।